अगर आपको 11 फरवरी 2026 को होम साइंस में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही टिक करके आना है तो सबसे पहले आपसे भी मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मैंने सोचा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। मैंने सोचा क्यों नहीं एक बार बच्चों का कमेंट पढ़ा जाए, ठीक है, कि बच्चे क्या चाहते हैं, कौन से सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं। भाई साहब, जैसे ही मैंने कमेंट बॉक्स को ओपन किया, उसमें जो चीज़ लिखा हुआ था, कमेंट बॉक्स में जो चीज़ लिखा हुआ था, उनको पढ़ने के बाद मेरा दिमाग घूमने लगा, ठीक है। मालूम है आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखा हुआ था? बहुत सोचने वाली बात है प्यारे बच्चों, ठीक है। कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ था, सर होम साइंस में यानी कि गृह विज्ञान में हमारा अभी तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं हुआ है। 11 फरवरी सेकेंड सिटिंग में हम सभी क्या टिक मारेंगे, कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। अभी फिलहाल के लिए हम सभी कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ ले जिससे हम सभी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। तो यही कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ था प्यारे बच्चों, कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। 2 साल का समय था आप सभी के पास, 2 साल आप सभी अच्छे से मेहनत नहीं किए हो, ठीक है। मैंने कमेंट बॉक्स को एक बार चेक किया, केवल उसमें लिखा हुआ था सर होम साइंस पे वीडियो बनाइए, होम साइंस पे वीडियो बनाइए। अभी तक होम साइंस में हम सभी का अच्छे से तैयारी नहीं हुआ है, तो हम सभी को क्या करना चाहिए। तो यह क्लास केवल आपके लिए है प्यारे बच्चों, ठीक है। इस क्लास में मैं आप सभी को होम साइंस का ऐसा क्वेश्चन दिखाऊंगा जो आप सभी को 100% समझ लो कि ये एक ओरिजिनल पेपर है, हूबहू ऐसा ही आप सभी को एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अगर आप सभी को होम साइंस में सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल सही करके आना है, मैं ये वीडियो 10 फरवरी 2026 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, आप सभी के लिए याद रखिएगा, ठीक है। वैसे तो मैं होम साइंस पे वीडियो नहीं बनाता, आप सभी का कमेंट बॉक्स को जैसे ही मैंने पढ़ा तो मेरा दिमाग चक्कर खाने लगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ध्यान से देख लेना, होम साइंस का सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी को आज दिखा देता हूं, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत मेरा तबियत भी थोड़ा सा खराब है, लेकिन आप सभी क्वेश्चन आंसर को ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। इतना बड़ा बात आपने छुपा के रखा मेरे से। अगर आप सभी पहले कमेंट करते तो मैं आप सभी का बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर कर देता, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब कुछ क्लियर कर देता, ठीक है। लेकिन आप सभी देर कर चुके हो, ठीक है। देखो, कल आप सभी का यानी कि 11 फरवरी 2026 को आप सभी का सेकंड सिटिंग में होम साइंस का एग्जाम है, ठीक है। इस क्लास को आप सभी अच्छे से देख लो। अगर आप सभी और भी क्वेश्चन चाहोगे तो मैं आप सभी को दिखा दूंगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिखा दूंगा, ठीक है। चलिए मैं आप सभी को पहले एक एक करके क्वेश्चन को दिखाता हूं। आप सभी को वीडियो को भगा भगा के नहीं देखना है, सभी क्वेश्चन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 100% आप सभी को यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ देखो मैं दिखा, 1 मिनट मेरे को इनको हटाने दो, ठीक है। और मेरे को पेन का कलर भी ना चेंज करने दो, ठीक है। पेन का कलर कौन सा कलर ले लूँ, ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। देखो मैं आप सभी को सभी क्वेश्चन को ध्यान से दिखा देता हूं, आप सभी अच्छे से देख लो, नहीं तो बाद में पछताओगे, ठीक है। आप सभी अच्छे से देख लो, एक एक करके क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। वीडियो को ये जो भगाते हो ना, वीडियो को भगा भगा के देखते हो, ये गलती छोड़ दो, आज से ही छोड़ दो। कोई भी वीडियो को भगा भगा के मत देखो, ठीक है। चलो देखो, निम्न में कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता, तो धन होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर होगा, है कि नहीं। ऑप्शन नंबर सी 100% राइट आंसर है। ओरिजिनल पेपर समझ लो, ओरिजिनल पेपर कल यहीं से आप सभी को क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। निम्न में कौन सा तत्व, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखो और दिमाग में फिट कर लो, याद कर लो। निम्न में कौन सा तत्व विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो धन विकास को प्रभावित बिल्कुल ही नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। अब देखो 2 नंबर में क्या क्वेश्चन है, यहाँ देखो, बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त आहार कौन सा है। बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त आहार उनकी माँ का दूध होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। फलों का रस, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। गाय का दूध, ये तो हो जाता है, जैसे मान लो 1 साल का बच्चा हो जाएगा तब गाय का दूध पिलाना चाहिए, भैंस का दूध मत पिलाइएगा, नहीं तो बच्चा का दिमाग मोटा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। ध्यान से देख लो, एक एक करके क्वेश्चन को याद कर लो मेरे भाई, ठीक है। 3 नंबर में, और हाँ मैं आप सभी को एक बात बोलना भूल गया था, जितने बच्चे का होम साइंस सब्जेक्ट है, अगर आपके दोस्त हैं, अगर उनका सब्जेक्ट है होम साइंस, उनका भी अगर होम साइंस में अच्छे से तैयारी नहीं हुआ है या फिर हो चुका है, तो वीडियो को जरूर उनके पास शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लेकिन पूरा देखिएगा, आप खुद वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा और मेरे को मत बताइएगा कि सर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आपने मेरे को बताया नहीं था, ठीक है। चलो अब देखो 3 नंबर में क्या लिखा हुआ है, एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई कितनी होती है। एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई प्यारे बच्चों हमेशा कितनी होती है मालूम है आप सभी को, आप सभी याद रखिएगा, 20 इंच की होती है। कितना, 20 इंच की होती है मेरे भाई, याद कर लो। एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है, तो 20 इंच की होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। 4 नंबर में थोड़ा सा दिक्कत पढ़ लो यार, कल एग्जाम है आप सभी का। किस आयु में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो जाता है। किस आयु में, यानी कि बच्चा का उम्र किस वर्ष हो जाता है, कौन से मतलब कौन कितना महीना हो जाता है तो बच्चा खुद ब खुद खड़ा हो जाता है। तो आप सभी याद रखिएगा 9 से 12 महीने के बीच में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। समझ लो सीधा 1 साल, हम सभी बोलते हैं 1 साल। किस आयु में बच्चा बिना सहारे खड़ा हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 9 से 12 महीने के बीच में, है ना। तो 4 का सही जवाब आप सभी को याद हो गया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, ठीक है। अब देखना 5 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो। ORS, यहाँ देखो ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए। देखो ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए, तो नमक चीनी का घोल। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। ORS घोल के अभाव में डायरिया पीड़ित बच्चों को क्या पिलाना चाहिए, तो नमक चीनी का घोल पिलाना चाहिए।
उससे बच्चे का तबीयत ठीक हो सकता है। ठीक है, 6 नंबर में तो देखो मेरे भाई, 6 नंबर में है आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो सकता है। ठीक है, जो गला में लटक जाता है। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं मेरे को मालूम नहीं है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो सकता है, तो आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो सकता है। एक एक करके क्वेश्चन को याद कर लो, थोड़ा सा दिक्कत सिक्कत लेकिन पढ़ लो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य पदार्थ की सड़ने का मुख्य कारण क्या है। खाद्य पदार्थ के सड़ने का मुख्य कारण है सूक्ष्म जीव। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अब सूक्ष्म जीव क्या है, सूक्ष्म जीवाणु लिखा हुआ है। ठीक है, खाद्य पदार्थ के सड़ने का मुख्य कारण है सूक्ष्म जीवाणु। ठीक है, वो जो छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, ढेर दिन रहेगा, 2-4 दिन खाना बना के रखिएगा तो उसमें छोटा सा पिल्लू लग जाएगा। खाद्य पदार्थ के सड़ने का मुख्य कारण है सूक्ष्म जीवाणु, है ना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 8 नंबर में देखिएगा, एग मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता का मानक है। ठीक है, एग मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता का मानक है। गहने, कपड़े, कृषि उत्पाद या फिर इलेक्ट्रॉनिक सामान। तो आप सभी बताओ, अगर आपको मालूम है तो कमेंट भी कर देना। ठीक है, एग मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता का मानक है। देखो 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कृषि उत्पाद। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन को याद कर लो, नहीं तो बाद में पछताओगे। एक मार्क किन पदार्थों की गुणवत्ता का मानक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। क्वेश्चन और ऑप्शन को ध्यान से देख लो, और 100% आप सभी को कल यानी कि 11 फरवरी 2024 को यही क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाला है मेरे भाई। ठीक है, 9 नंबर में फलों और सब्जियों के पकने का कौन जिम्मेवार है। फल और जो सब्जी पकते हैं उनका कौन जिम्मेवार है। फफूंदी या फिर कुछ और, बताओ मेरे को। देखो 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। फलों और सब्जियों के पकने के लिए कौन जिम्मेवार है, तो ऑप्शन नंबर बी, एंजाइम्स जिम्मेवार है। 100% मैं आप सभी को सभी क्वेश्चन का राइट आंसर बता रहा हूं। ठीक है, चलिए आहार आयोजन से किसकी बचत होती है। आहार आयोजन से किसकी बचत होती है, समय की, ईंधन की या फिर ऊर्जा की। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, सभी की होती है। ठीक है, आहार आयोजन की किसकी बचत होती है। आहार आयोजन से समय की भी बचत होती है, ईंधन की भी बचत होती है, ऊर्जा की भी बचत होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 11 विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। स्कर्वी, रतौंधी, बेरी या फिर रिकेटस। तो देखो 11 का सही जवाब आपको याद रखना पड़ेगा, स्कर्वी नामक बीमारी होती है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी नामक बीमारी होती है। ठीक है, 12 नंबर में कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है कैल्शियम प्यारे बच्चों, कैल्शियम मांस में तो नहीं होगा, सब्जी में भी नहीं होगा, चावल में भी नहीं होगा। दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे पनीर हो गया, दही हो गया, उसमें सबसे ज्यादा आपको कैल्शियम देखने के लिए मिल जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। कैल्शियम का नाम जैसे पूछेगा दूध और दही से, मतलब दूध से रिलेटेड सामान में टिक मार दीजिएगा। ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा है। ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना पड़ेगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। ऊर्जा देने वाला मुख्य पोषक तत्व कौन सा है, तो कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, 14 आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। तो मेरा तबीयत भी थोड़ा सा खराब है, इसलिए बोलते बोलते कहीं पर लड़खड़ा जाता हूँ। खैर कोई बात नहीं, आपसे भी एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है। तो देखो 14 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, परिवार के सदस्यों की संख्या। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आहार आयोजन को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन सा है, तो परिवार के सदस्यों की संख्या। ठीक है, 100% यही सब क्वेश्चन मिलेगा कल आप सभी को। सुरक्षित पेयजल कैसा होना चाहिए। सुरक्षित पेयजल कैसा होना चाहिए, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, सुरक्षित पेयजल कैसा होना चाहिए, रंगहीन, गंधहीन या फिर कीटाणु रहित या फिर ऑप्शन नंबर डी। बताओ सुरक्षित पेयजल। तो देखो 45 नहीं, 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे बच्चों। रंगहीन भी होना चाहिए, गंधहीन भी होना चाहिए, कीटाणु रहित भी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, सुरक्षित पेयजल कैसा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। ठीक है, अगला वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है। वायु के द्वारा कौन सा रोग इनमें से फैल सकता है। हेजा, पेचिस, चेचक या फिर टाइफाइड। तो देखो 16 का सही जवाब, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो सबका राइट आंसर है चेचक। वायु द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा है, तो चेचक। आपको हाथ में नोचनी होने लगेगा, यही सब होता है। ठीक है, 17 नंबर में पानी के शुद्धिकरण का सबसे अच्छा तरीका क्या है। पानी के शुद्धिकरण का, पानी साफ रहना चाहिए, उनका सबसे अच्छा तरीका है प्यारे बच्चों उबाल कर पीना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। छानना नहीं होगा, क्लोरीन डालना या फिर ये भी नहीं है, स्थिर छोड़ना, यानी कि पानी यहाँ पर जैसे मान लो गिलास में पानी है। ठीक है, गिलास में पानी है, अगर आप इनको स्थिर छोड़ दोगे तो ये पानी शुद्ध हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, पानी को अगर आप भी उबाल दोगे, थोड़ा सा गर्म कर दोगे, तो वो पानी थोड़ा सा शुद्ध हो सकता है। ठीक है, 18 नंबर में अब देखो ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव घर में जल प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सा है, तो औद्योगिक कचरे का नदियों में बहाना। ठीक है, बस पूजा पाठ किए जाके नदी में फेंक दिए, यही सब रीजन से ग्रामीण में प्रदूषण फैलता है प्यारे बच्चों। ठीक है, ग्राम में प्रदूषण फैलता है, तो ऑप्शन नंबर भी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 19 नंबर में ध्वनि प्रदूषण से क्या हो सकता है। ध्वनि प्रदूषण से क्या हो सकता है, बहरापन, हैजा, जुकाम या फिर रतौंधी। ध्वनि प्रदूषण बताओ, ध्वनि प्रदूषण से वो जो कान पे जो जिससे हम सभी लाउड स्पीकर बोलते हैं। ठीक है, देखो 19 का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, बहरापन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ध्वनि प्रदूषण से कौन सा रोग हो सकता है, कौन सा बीमारी हो सकता है, तो बहरापन हो सकता है। ठीक है, 20 नंबर में वस्तुओं की खरीदारी के समय उपभोक्ता को क्या देखना चाहिए।
जब हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस समय हमें क्या देखना चाहिए? ISI मार्क, ठीक है, ISI मार्क, एग मार्क, MPO मार्क, या फिर ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे सभी आंसर, ठीक है। वस्तुओं की खरीदारी के समय उपभोक्ता का मतलब जो सामान खरीद रहा है, जैसे हम कोई सामान खरीद रहे हैं, जैसे मोबाइल खरीद रहे हैं, ठीक है, हमको मोबाइल खरीदते समय क्या ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएंगे। कि आपसे भी जानना चाहते हो कि ISI मार्क क्या होता है, एग मार्क क्या होता है, MPO मार्क क्या होता है? अगर आपसे भी डिटेल में जानना चाहते हो, बिल्कुल मेरे से बात करके, कांटेक्ट करके, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे बेझिझक पूछ सकते हो। सभी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को रिप्लाई मिल जाएगा। अभी हम सभी के पास समय नहीं है, एक दिन का समय है, मैं आप सभी को डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर दिखा देता हूँ। अगर आप सभी को जानना है ISI मार्क क्या होता है, एग मार्क क्या होता है, MPO मार्क क्या होता है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर में, गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है, यानी कि होम साइंस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? देखो 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, पारिवारिक जीवन को उत्तम बनाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, यानी कि हमारे समाज को अच्छे रहना, समाज में अच्छे से रहना, समाज को मतलब गंदगी समाज में नहीं फैलाना, परिवार में मिलजुल के रहना, वही होता है ना। गृह विज्ञान का मुख्य उद्देश्य होता है पारिवारिक जीवन को उत्तम बनाना, ठीक है। 21 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घर में जल की बचत कैसी हो सकती है? कि ब्रश करते वक्त हम नल को खुला छोड़ दिए, जल की बचत होगी? नहीं होगी मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। ब्रश करते समय नल बंद कर देना, ठीक है, नल बंद करके रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि ब्रश कर रहे हैं तो उधर नल खुला हुआ है, सब पानी बह रहा है, ऐसा आपको नहीं करना है। घर में जल की बचत कैसे हो सकती है? तो ब्रश करते समय नल बंद कर रखना, ठीक है, बंद कर देना। अगला क्वेश्चन, बचत का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? बचत का सबसे अच्छा साधन कौन सा है? तो बैंक या पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर देना, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। 24 नंबर में, ब्याज क्या है? ब्याज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। इंटरेस्ट, इंग्लिश में बोलते हैं ब्याज को इंटरेस्ट। बताओ ब्याज क्या है? तो पैसे के उपयोग के बदले मिलने वाला धन, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ब्याज क्या है? तो पैसे के उपयोग के बदले मिलने वाला धन। जैसे मान लो हम आपको पैसा दिए 10,000 टका, 5 टका के ब्याज पर दर से दिए, तो उससे आप मेरे को उससे कुछ प्रॉफिट जरूर होगा। खैर अभी छोड़ो, अभी समझाने का समय नहीं है, ठीक है, समय आप सभी के पास कम है। क्वेश्चन आंसर को बस आप सभी याद कर लो। चेक के कितने प्रकार होते हैं? चेक, वही जो बैंक में चेक काट के देता है आप सभी को, वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, बेयरर, आदेशित, रेखांकित, है ना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगर आप सभी इनके बारे में भी जानना चाहते हो तो हमें इंस्टाग्राम पे बेझिझक पूछ सकते हो मेरे भाई, ठीक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर डायरेक्ट आप सभी सर्च कर लेना प्रीतम एक्स ऑफिशियल, ठीक है। यहाँ देखो मैं लिख देता हूँ PRITM प्रीतम XOFFICL ऑफिशियल, आपको मिल जाएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। अब देखो 26 नंबर में, यहाँ देखो FPO मार्क किस पर लगाया जाता है? FPO मार्क किस पर लगाया जाता है? इनसे पहले जो मैंने आप सभी को क्वेश्चन दिखाया था कि किसी भी वस्तु को खरीदते समय उपभोक्ता को क्या ध्यान में रखना चाहिए, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। MPO यानी कि FPO मार्क किस पर लगाया जाता है? ऐसा कौन सा सामान है जिस पर FPO मार्क आपको देखने के लिए मिल जाएगा? तो आप सभी याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, जाम। जाम यानी कि जैसे मान लो आप सभी किसान जाम नहीं खरीदते हो, ठीक है, लाल टमाटर वाला, वही जाम होता है। जेली और डिब्बाबंद फैलो जैसे कि अचार हो गया, इस सभी पर आपको FPO मार्क देखने के लिए मिल जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। 27 नंबर में, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को लागू हुआ था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। एक एक करके ध्यान से देख लो सभी क्वेश्चन को, नहीं तो बाद में पछताओगे। 28, मिलावट का अर्थ क्या होता है? मिलावट का अर्थ है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का कम करना, है ना। कोई भी जैसे मान लो एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि आपके गांव घर में दूध बेचने वाला आया, ठीक है, 1 किलो दूध आपसे भी खरीदे, उसमें 1 किलो दूध में 1 पुआ दूध है, 3 पुआ उसमें पानी है, तो फायदा आपको क्या है? वही हुआ मिलावट का सामान है। मिलावट का अर्थ क्या होता है? खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता का कम करना, ठीक है। उसमें मेरा पदार्थ क्या है? उसमें जैसे मान लो मेरा दूध है, दूध उसमें 3 पौवे दूध कम कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। आप सभी समझ रहे होंगे, है ना। मिलावट का अर्थ होता है खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता कम करना, ठीक है। होम साइंस बहुत ही इजी सब्जेक्ट है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कपड़ों के चयन में क्या ध्यान में रखना चाहिए? जब हम कोई दुकान में कपड़ा खरीद रहे होते हैं तो उस समय हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए? वो कौन से समय का है? जैसे मान लो हम अभी ठंडी का मौसम है, ठीक है, अभी गर्मी मौसम आने वाला है, ठंडी का मौसम है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठंडी का मौसम है, अगर आप सभी गर्मी का कपड़ा खरीद लोगे, वो फायदा है मेरे लिए? नहीं फायदा है ना। ये सब बात का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कपड़ों के चयन में क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो हम अपना लिए कपड़ा खरीद रहे हैं, लड़का अपने लिए खुद कपड़ा खरीद रहा है, तो अगर वो लड़की का कपड़े खरीद लेगा तो उनका फायदा उनमें से कुछ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। 30 नंबर में, सूती वस्त्र की मुख्य विशेषता क्या है? सूती वस्त्र जो होता है वो ठंडा होता है, मुलायम होता है, वो हमारे शरीर में कंफर्टेबल होता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। वह ठंडा और सोखने वाला होता है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितना इजी स्टेप है। 31, ऊनी कपड़ों को धोने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? जैसे मान लो ऊन से जो सूटर बनता है, सूटर, उनको धोने के लिए किसका उपयोग करना चाहिए? साबुन का? नहीं मेरे भाई, ठीक है, रीठा या घोल या माइल्ड डिटर्जेंट पाउडर का, ठीक है। डिटर्जेंट पाउडर आप सभी जानते हैं उनको क्या बोलते हैं, ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दाग धब्बे छुड़ाने की सबसे पुरानी विधि कौन सी है?
पुराने ज़माने में जब किसी व्हाइट कपड़े में दाग लग जाती थी तो उस समय छुड़ाने का सबसे अच्छा साधन था धूप में सुखाना या फिर पानी से धो देना, ठीक है। अभी आ गया है डिटर्जेंट, नींबू, ढेर सारा उपाय है अभी 2026 में। खैर छोड़ो, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। 33 नंबर में स्टार्च यानी कि कलफ किन कपड़ों में लगाया जाता है? स्टार्च यानी कि कलफ किन कपड़ों में लगाया जाता है? तो सूती कपड़ों में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। 34 नंबर में शरीर का तापमान मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? शरीर का तापमान मापने के लिए थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। 35 नंबर में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो देखो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संख्यात्मक या शारीरिक परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, ठीक है। एक एक करके मेरे भाई फिर से वीडियो को देख लेना, वीडियो को फिर से देख लेना, लेकिन सभी क्वेश्चन को याद कर लेना, नहीं तो बाद में पछताने वाले हो, ठीक है। 36 नंबर में प्रसूवोत्तर अवधि क्या है? प्रसूवोत्तर अवधि क्या है? तो देखो जन्म से 40 दिन या 6 सप्ताह तक। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा, प्रसूवोत्तर अवधि क्या है? तो जन्म से 40 दिन या 6 सप्ताह तक। एक ही बात हुआ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। 37 नंबर में एक गर्भवती महिला को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? एक गर्भवती महिला को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो देखो आप सभी को याद रखना पड़ेगा, 100% यही सब क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा, ठीक है। 300 से लेकर के 500 के बीच की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। 38 अतिसार होने पर क्या नहीं देना चाहिए? अतिसार होने पर क्या नहीं देना चाहिए? तो तली भुनी चीजों और मिर्च मसाले। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। अतिसार होने पर क्या नहीं देना चाहिए? तली भुनी चीजें और मिर्च मसाले, फास्ट फूड बंद, है ना। अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में घुलनशील विटामिन बी और सी दोनों है ना। यहाँ पर देखो, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। 40 नंबर में वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के, और यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे। ध्यान से देख लो मेरे भाई, ठीक है। 41 प्रोटीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऊर्जा देना, ऊतकों की मरम्मत और वृद्धि। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। प्रोटीन का मुख्य उद्देश्य है ऊतकों की मरम्मत और वृद्धि। हूबहू यही क्वेश्चन आपको मिलेगा कल, नहीं मिलेगा तो मेरे को आके बताना, सर आपने जो बताया था वो क्वेश्चन नहीं पूछा था। अगर पूछ लिया तो आप सभी क्या शर्त रखोगे? 100% पूछेगा, मेरे को भरोसा है अपने ऊपर, 100% ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घर की सजावट में किसका महत्व है? घर की सजावट में किसका महत्व है? रंगों का, फर्नीचर का, प्रकाश का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है। रंग का भी होना जरूरी है, फर्नीचर यानी कि वो जो सोफा वोफा होता है उसका भी होना जरूरी है, प्रकाश यानी कि लाइट, सभी तरह का चुकभुकिया लाइट बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है होम साइंस मेरे लिए। कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या है? जो समझ गया उनके लिए तो ईजी सब्जेक्ट है ना। कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या है? अगर आपको, जैसे मान लो 2027 में जितने बच्चे एग्जाम देंगे, अगर आपको या फिर आपके बहन को, आपके भाई को, अगर आपके रिश्तेदार को, किसी को भी 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए, बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, केवल बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे से किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी करना है, 2 साल में मैं गारंटी लेता हूँ 450 प्लस नंबर का, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का तैयारी करना है तो आप सभी मेरे चैनल से आराम से जुड़ सकते हो, ठीक है। मैं फ्री में कोर्स देता हूँ, सब कुछ मैं आप सभी को फ्री में दिखाता हूँ, ठीक है। मैं किसी भी तरह का पैसा वैसा चार्ज नहीं करता हूँ, सब कुछ फ्री है, ठीक है। ऑनलाइन के थ्रू मैं दिखा देता हूँ। कार्य सरलीकरण का अर्थ क्या होता है? तो कार्य को कम समय और शक्ति में पूरा करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कार्य सरलीकरण का सीधा अर्थ है कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको हम शॉर्टकट में कैसे निकाल सकते हैं, जैसे मेरा काम भी पूरा हो जाए, किसी तरह का नुकसान भी न हो। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है, कार्य को कम समय और शक्ति में पूरा करना। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। चलिए मैं आप सभी को टोटल 50 क्वेश्चन दिखाऊंगा, है ना। अगर आप सभी को और भी क्वेश्चन देखना है तो मेरे को कमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं आप सभी को क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। वीडियो से आप सभी वीडियो को नहीं सपोर्ट करते हो मेरे भाई, वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। 44 कूड़ेदान कैसा होना चाहिए? कूड़ेदान कैसा होना चाहिए? बिना ढक्कन वाला, कांच का, ढक्कन वाला या फिर छोटा? बताओ। कूड़ेदान जो है, कितना इजी क्वेश्चन है, कूड़ेदान कैसा होना चाहिए? बस ऑप्शन जो देता है एग्जाम में, ऑप्शन में बच्चे गलती करते हैं कि किसमें टिक मारना चाहिए, किसमें टिक मारना चाहिए, जिससे हम सभी का नंबर मिल जाएगा। तो देखो 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ढक्कन वाला, ठीक है। अगर बिना ढक्कन वाला रहेगा तो मक्खी भी नहीं आएगा, है ना। कूड़ेदान कैसा होना चाहिए? तो ढक्कन वाला होना चाहिए, ठीक है। ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत जो है वो क्या करती है? तो देखो 45 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ओजोन परत क्या करती है? तो पराबैंगनी किरणों से बचाती है। 46 एडेमा का लक्षण क्या है? एडेमा का लक्षण है शरीर में पानी भरना या फिर सूजन करना, कम करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। एडेमा का लक्षण है शरीर में पानी भरना या फिर सूजन, ठीक है, याद रखिएगा। 47 मिलावटी सरसों तेल में क्या मिलाना चाहिए? मिलावटी सरसों तेल में क्या मिलाना चाहिए? पानी, लिट्टी का तेल, ऑर्गेनिक और ऑर्जिमेन, ठीक है, ऑर्जिमेन तेल या फिर घी।
मिलावटी जो सरसों का तेल होता है उसमें क्या मिलाना चाहिए? तो देखो आप सभी को याद रखना है ऑर्जिमोन तेल, ठीक है, ऑर्जिमोन तेल। क्या आप सभी देखे हो ऑर्जिमोन तेल? अगर आप सभी देखना चाहते हो तो मैं वीडियो के एडिट में यहाँ पर लगा दूंगा उनका फोटो, आप सभी देख लेना, ठीक है। चलिए, मिलावटी सरसों तेल में क्या मिलाना चाहिए? तो ऑर्जिमोन तेल, ठीक है। फिलहाल के लिए आप सभी याद रखना जरूरी है, अभी फोटो देखना जरूरी नहीं है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या स्रावित करती है? खून, पानी, हार्मोन या फिर पसीना? तो हार्मोन, ठीक है। 48 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हार्मोन को स्रावित करती है, ठीक है। चलिए 49, अंडे में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है ना। अंडा में सबसे ज्यादा, इंस्टाग्राम पे आप सभी शायद देखे होंगे जो बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं, अंडे में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में प्रोटीन ही पाया जाता है, ठीक है। चलिए, दूध को सुरक्षित करने की विधि कौन सी है? दूध को संरक्षित करने की विधि कौन सी है? तो पासूचीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएंगे, पासूचीकरण होगा, ठीक है। दूध को संरक्षित करने की विधि कौन सी है? तो पासूचीकरण, ठीक है। अगर आपको 51 नंबर से लेकर के, यहाँ देखो 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक का और क्वेश्चन देखना है तो बस आप सभी कमेंट कर देना। हालांकि मैंने आप सभी को 1 नंबर से लेकर के 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखा दिया। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मामूली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मत समझिएगा, ठीक है। 100% आप सभी को यही सब क्वेश्चन कल देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप सभी को जल्दी जल्दी कमेंट करना पड़ेगा, अगर आप सभी को 50 क्वेश्चन और देखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा और रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, उसके बाद यूट्यूब पर अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप सभी को और भी 50 क्वेश्चन देखना है तो बस मेरे को कमेंट कर देना। फिलहाल के लिए आप सभी वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, लेकिन सभी क्वेश्चन को याद कर लेना, क्योंकि कल यानी कि 11 फरवरी 2024 को यही क्वेश्चन पूछने वाला है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम सभी अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अच्छे से पढ़ाई कीजिए।